नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में से पाठ 3 रीढ़ की हड्डी पाठ का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए पाठ का सार देख लेते हैं। यह पाठ एक एकांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने वाले आने वाले थे। उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थी। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं। प्रेमा, जो कि रामस्वरूप की पत्नी है, रामस्वरूप से कहती हैं कि उमा मुंह फुलाए बैठी है। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। इससे तो अच्छा हमारा ही ज़माना था, जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। उमा को देखने आने वाले के स्वागत का रामस्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा था। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को हरगिज़ यह पता नहीं चलना चाहिए कि उमा बीए पास है। उसे मैट्रिक पास बताना। लड़के वाले दकियानुसी विचारों के हैं। उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं तथा सभा सोसाइटी में अच्छी इज्जत रखते हैं और उनका बेटा बीएसई कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। फिर भी वह अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक से समझा देना। प्रेमा उनसे कहती है कि मुझे तो विश्वास नहीं कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। तो चलिए बच्चों, इससे आगे प्रारंभ करते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आँखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी। झुकी कमर उसकी खासियत है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर, जिसका नाम है, वे आते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि लोक चतुराई उससे टपक रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सियाने लोग दिखाई दे रहे थे। दिखावा करने वाले, प्रदर्शित करने वाले लोग थे। आगे कहते हैं कि लड़का जो था वो निपोरने और नौजवानों की तरह था, अर्थात बेमतलब हंसने वाला लड़का था। उसकी खासियत यही थी कि उसकी कमर झुकी हुई थी और आवाज़ बहुत पतली थी। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हैं इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप, हैं यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हैं यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टी है? शंकर, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आता हूँ। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हैं जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। अब यहाँ पर रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद और शंकर, इन तीनों में वार्तालाप प्रारंभ हो जाती है। एक दूसरे से पूछते हैं कि कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई घर ढूंढने में?
रामस्वरूप कहते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं जी, कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन ये है कि मैंने आपको परेशान कर दिया। रामस्वरूप, जी जी नहीं, ऐसा नहीं, मैंने आपको तकलीफ़ दी है। फिर बाद में रामस्वरूप, लड़का जो था शंकर, उसकी ओर देखते हुए कहते हैं कि अब तो 1 साल ही बाकी है आपके कॉलेज का, क्या छुट्टियां चल रही हैं? तो शंकर कहता है कि नहीं, छुट्टियां नहीं चल रही, मैं वीकेंड के अंदर अपने घर पर आ जाता हूँ। हाँ, यही कोई 1 आध साल मानिए, 1-2 साल मानिए ख़त्म होने का। तो रामस्वरूप को समझ नहीं आता, वो थोड़े से चौंक कर कहते हैं, 1-2 साल? तो हंसते हुए कहता है शंकर कि हाँ, 1 आध साल का मार्जिन वो लेकर हमेशा चलता है। गोपाल प्रसाद, बात यह है कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौरियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थीं। गोपाल प्रसाद, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हज़म करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब न कोई वॉलीबॉल था, न टेनिस या बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। अब गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर की बात को जस्टिफाई करता है, यहाँ पर मतलब सफाई देते हुए कहता है कि ये इसलिए 1-2 साल कह रहा है क्योंकि 1 साल वह बीमार हो गया था। न जाने इस उम्र में इन बच्चों को क्या हो जाता है। हमारा ज़माना कुछ और था कि हम लोग ढेरों कचौरियाँ, मतलब इतनी तली हुई चीज़ें खाकर भी जब खाना खाने बैठते थे तो उतना ही खाना हम लोग खा जाते थे। फिर रामस्वरूप कहता है कि और उस ज़माने में कितना सस्ता था कि 1 पैसे में 2 कचौरियाँ आ जाती थी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बिल्कुल सही है जनाब, आप सही कहते हैं, 4 पैसे में तो ढेर सारी बलाई आती थी। आगे लेखक कहते हैं कि और उस समय हम लोग खाने की न सिर्फ खाना बल्कि हज़म रखने की भी ताकत रखते थे। और उस ज़माने में स्कूलों में न कोई वॉलीबॉल का खेल होता था, न ही कोई टेनिस और बैडमिंटन जानता था। बस कभी कभार हमें हॉकी और क्रिकेट खेलते हुए हम लोगों को देखते थे, वो भी बहुत कम होते थे। लेकिन मज़ाल है जो कोई ये कह दे कि ये तो कितना कमज़ोर लड़का है। शंकर और रामस्वरूप जो थे वो हंसने लगते हैं इस बात पर। रामस्वरूप, जी जी, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी, हैं। गोपाल प्रसाद, जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पे बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फराटे की कि आज के बीए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी जी, आप यह सही कहते हैं। अब यहाँ पे रामस्वरूप उसकी बात का समर्थन करते हैं। तब गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं कि हमारे ज़माने की पढ़ाई कितना उसमें दम होता था कि अगर एक बार पढ़ना शुरू करते थे तो 12 घंटे लगातार हम लोग पढ़ते थे। साथ ही उस ज़माने का मैट्रिक पास और आज का बीए पास, एमए पास का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इतनी फराटेदार इंग्लिश लिखना और बोलना लोगों को आता था। रामस्वरूप फिर उनकी बातों का समर्थन करते हैं। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना, हाँ। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब रामस्वरूप क्या बोलते हैं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं कि
क्या करें जब हमें अपने ज़माने की याद आती है तो अपने आप पर काबू करना, ज़ब्त का अर्थ है अपने आप पे काबू करना हमारे में मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप फिर हंसते हैं और कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ज़माना रंगीन ज़माना था, उसे कोई कैसे भूल सकता है। गोपाल प्रसाद हंसता है और साथ ही शंकर भी हंसता है। फिर गोपाल प्रसाद एकदम अपने आवाज़ और रुख में बदलाव लाता है, अलग तरीके से बोलने का प्रयास करता है और कहता है अच्छा चलिए अब कुछ बिजनेस की बातें की जाए। बिजनेस अर्थात व्यापार की बातें की जाए। रामस्वरूप चौंक कर बिजनेस, बिज समझकर ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। अब जैसे ही गोपाल प्रसाद उन्हें कहते हैं कि बिज़नेस की बातें कर ली जाए, रामस्वरूप को समझ नहीं आता, वो चौंक जाते हैं। कुछ क्षण के बाद में उन्हें बात समझ आती है तो कहते हैं अच्छा, लेकिन पहले आप कुछ लीजिए, नाश्ता तो कीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि इस तकलीफ़ की क्या आवश्यकता है। रामस्वरूप हाँ, तकल्लुफ़ किस बात की। हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ। शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुक कर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हैं, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज़ पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। तभी रामस्वरूप जो थे वो कहते हैं कि नहीं, इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है, तकलीफ़ की क्या बात है, यह तो मेरा नसीब है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मतलब मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे घर में पधारे हैं, मुझे इस काबिल माना है। तभी रामस्वरूप उनसे माफ़ कीजिए करके एक्सक्यूज़ करके अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं कि मकान तो ठीक ठाक लगता है, हैसियत भी ठीक है, अब लड़की दिख जाए तो पता चले कि आगे बात करनी है या नहीं करनी। शंकर अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं क्या हुआ। शंकर से कुछ पूछते हैं लेकिन शंकर कहते हैं कुछ नहीं। फिर गोपाल प्रसाद अपने बेटे से कहते हैं यूँ झुककर क्यों बैठते हो, तुम्हारा विवाह तय करने आए हैं, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। बस इतना ही कह पाते हैं कि इतने में रामस्वरूप हाथ में चाय की ट्रे लिए पधारते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिरकार आप माने ही नहीं, चाय ले ही आए। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाल दी जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप हाँ, कहते तो आप सही हैं। अब रामस्वरूप प्यालियों में चाय डालते हैं और पूछते हैं गोपाल प्रसाद से कि आपको विलायती चाय पसंद है या फिर देसी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं, मैं तो देसी चाय ही पसंद करता हूँ, मुझे विदेशी चाय का फंडा समझ ही नहीं आता। एक तो वैसे ही चाय के अंदर पानी होता है, ऊपर से उसमें चीनी भी कम डाल दी जाए तो क्या स्वाद रह जाएगा। रामस्वरूप हंसते हैं और कहते हैं आप सही कह रहे हैं। प्याला पकड़ाते हैं खंका कर। शंकर सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए वह क्या। गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं।
मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अब शंकर खंगारकर कहता है कि मैंने सुना है कि सरकार जो है अब ज़्यादा चीनी लेने वाले पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए कि सरकार चाहे किसी पे भी टैक्स लगा दे, लेकिन आमदनी तभी होगी सरकार की जब वो एक विशेष प्रकार का टैक्स लगाएगी। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए पूछते हैं वह कौन सा टैक्स। गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पे टैक्स, अर्थात उन्हें यह कह देना चाहिए कि महिलाओं को कि जो सबसे खूबसूरत है या जो अपने आप को जितनी खूबसूरत समझती है उस अनुसार अपने टैक्स का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर ले और उस अनुसार अपना टैक्स दे। फिर देखिए सरकार की कैसे आमदनी होती है। रामस्वरूप ज़ोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेडक हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद, बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू। रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायती ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाए मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। उनकी लड़की तो ठीक ही है, आपकी लड़की तो ठीक ही है। अब यहाँ पर फिर रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद और शंकर के बीच में वार्तालाप होती है। रामस्वरूप हंसते हुए कहते हैं, बात तो आपने सही कही, लेकिन ये चीज़ें हमारे ज़माने में नहीं थी। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद के सामने समोसे करते हैं। गोपाल प्रसाद समोसे उठा लेते हैं और उनकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं साहब, कभी नहीं, पहले से ही ये चीज़ें चली आ रही हैं। रामस्वरूप शंकर से उसकी राय जानता है इस मामले में। तभी बीच में गोपाल प्रसाद उनकी बात काटते हुए कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, चाहे उसका नेचुरल ब्यूटी हो या फिर वह मेकअप से सुंदर बने, लेकिन सुंदर होना ज़रूरी है। हम आप तो इस बात को मान सकते हैं, किंतु घर की जो औरतें हैं वह इस बात को नहीं मानती हैं। उनके मुताबिक घर की बहुएं सुंदर होनी चाहिए। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं, आपकी लड़की की तो ठीक ही है ना? रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो ही चुकी है तो बस यह तो रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह भी ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह तो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? चौंक कर। रामस्वरूप, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करवानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA BSc तक पढ़ाया है तब उसकी बहू भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक है?
अरे मर्दों को तो काम करना होता है, पढ़ना और काबिल बनना होता है। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरतों की नहीं। हाँ हाँ हाँ। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। अब यहाँ पे फिर रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद और शंकर के बीच में वार्तालाप होती है। वो कहते हैं कि नहीं, लड़की तो सुंदर होनी ही चाहिए, और आपकी तो है ना। रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ हाँ, अभी देख लीजिएगा, थोड़ी देर में आ जाएगी आपके सामने। फिर कहते हैं कि आपसे बातचीत हो गई तो बस ये तो एक रस्म ही मानिए। रामस्वरूप कहते हैं ये बड़ा एहसान है। साथ ही साथ गोपाल प्रसाद कहते हैं कि कुंडली तो मिल गई ना। तो कहते कुंडली मिलना कौन सा मुश्किल है, बस ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए और बस मिली हुई समझिए, थोड़ा से उनको चढ़ावा दे दीजिए। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि ये बात तो गलत है ना जो मैंने सुनी हुई है, जो उड़ती उड़ती बातें मैंने सुनी हैं। रामस्वरूप चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं क्या? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई की बात, मुझे ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, कोई मेम हमें नहीं बनाना है, और कौन उठाएगा उससे नखरे, न ही हमें कोई नौकरी करवानी है। शंकर भी इस बात का समर्थन करता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि जी नौकरी का तो सवाल ही नहीं है। फिर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि कई लोग मुझसे कहते हैं कि जब बेटा पढ़ा लिखा है तो बहू भी आपको पढ़ी लिखी लेकर आनी चाहिए, लेकिन उन अकल के ठेकेदारों को कौन समझाए, मतलब ये जो ज़्यादा समझदार लोग हैं उन्हें कौन समझाए कि ज़्यादा पढ़ी लिखी जो औरतें होती हैं वह अंग्रेज़ी अखबार पढ़ती हैं, पॉलिटिक्स में बहस करती हैं, और अगर ऐसा करेंगी तो गृहस्थी कब संभालेंगी। फिर वह उदाहरण देते हुए अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपने उत्तर को कि जिस प्रकार से मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं, उसी प्रकार से पढ़े लिखे से मर्द होने चाहिए, औरतें नहीं होनी चाहिए। रामस्वरूप उनकी बात को फिर एक व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं उसी प्रकार से जैसे मर्द के दाढ़ी होती है औरतें नहीं, वो हंसते हैं। शंकर को भी हंसी आ जाती है, किंतु गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या? बताइए, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट भर तो खाना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा दो, सिगरेट मंगवाऊँ? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताकते हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यही, हाँ हाँ, आपकी लड़की है। आओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप ज़रा सक पकाकर, जी वह तो पिछले महीने में उसकी आँखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर फिर तीनों में वार्तालाप होती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हाँ हाँ, वही मतलब ले लीजिए कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए होती हैं, औरतें के लिए नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार से तालीम भी जो है वो मर्दों के लिए बनी हुई चीज़ है, औरतों के लिए नहीं।
रामस्वरूप फिर शंकर से कहते हैं चाय और लीजिए। शंकर उन्हें धन्यवाद देता है। फिर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद जी से कहते हैं कि आप लीजिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं जी, अब तो ख़त्म ही हो चुका है, बस हो गया सब कुछ। तभी रामस्वरूप मेज़ साइड में सरकाते हैं और अंदर की तरफ मुँह करते हुए आवाज़ लगाते हैं कि ज़रा पान भिजवा दो। गोपाल प्रसाद, उमा आती है, उसे देखते हैं। उसी प्रकार शंकर भी नीची नज़र से देखने का प्रयास करते हैं। रामस्वरूप अपनी बेटी से तश्तरी लेते हैं और उसे बिठा देते हैं। उसका चेहरा बैठते समय थोड़ा ऊपर हो जाता है। दोनों बाप बेटों को उसके आंखों पे लगा हुआ चश्मा दिखता है और दोनों चौंक जाते हैं। रामस्वरूप थोड़ा सकपकाते हैं, किंतु अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आंख दुखनी आ गई थी, इस कारण से इसको चश्मा लगाने के लिए डॉक्टर ने सलाह दी है। कुछ दिन ये चश्मा लगा हुआ है। तो बच्चों, आज इस पाठ का अध्ययन हम यहीं तक करेंगे। शेष बचे हुए पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।